मैंने एज ए स्टूडेंट ऑफ ट्रांसलेशन मैंने सीखा। तो आज मैं यही जो मुद्दा है, काव्या ने बोला कि प्रेम, बहुत एक भ्रांति है कि स्त्री को प्रेम नहीं करने दिया जाता, या फिर स्त्री का प्रेम को लेकर एक बहुत अजीब सी अवधारणा है। अगर हम अपनी भारतीय स्त्रियों को देखें तो शुरुआत ही प्रेम से होती है। सीता ने भी प्रेम विवाह किया। अगर हम सीता की उसमें जाएं तो पार्वती का भी प्रेम विवाह हुआ था, सती का भी प्रेम विवाह हुआ था। हम कहीं से भी देखें प्रेम विवाह हम लोगों के इतिहास में है, प्रेम विवाह हमारी संस्कृति में है। और आज भी अगर हम देखें तो स्त्री प्रेम करती ही है। समाज को उसके प्रेम को स्वीकारना होता है। इन्हीं सब मुद्दों पर अगर आज हम लोग स्त्री की स्वतंत्रता पर, कि क्या स्त्री को स्वतंत्र होने की आवश्यकता है या समाज को स्वतंत्र होने की आवश्यकता है, कि वो स्त्री के प्रति एक नजरिया बदले। मेरी नजर में कभी भी स्त्री जो है कभी भी गुलाम नहीं रही। मैं तो भारत को ही गुलाम नहीं मानती हूँ, कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भारत इतने साल गुलाम रहा, उतने साल गुलाम रहा। किसी भी राष्ट्र की यदि चेतना जीवित है तो वो कभी गुलाम नहीं हो सकता। इसी प्रकार स्त्री की यदि चेतना जीवित है तो स्त्री कभी भी गुलाम नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। और इसी विषय पर आइए हम चित्रा जी से पूछते हैं कि वो क्या सोचती है कि क्या स्त्री की चेतना आज तक इतिहास से लेकर आज तक, पुराण से लेकर आज तक, क्या स्त्री की चेतना कभी गुलाम हुई? इस विषय में चित्रा जी अगर आप कुछ अपनी बात रखना चाहें तो। धन्यवाद सोनाली। रिक्त स्थान की पूर्ति कर रही हूँ तो सत्र में थोड़ी सी इधर उधर हो सकती हूँ, लेकिन ये विषय ऐसा है। और हम लोग बाहर जो बात कर रहे थे कि तब कार्यक्रम स्त्री विमर्श की बात करते हैं, तो मैं अपने आप को बहुत वो स्त्री विमर्शवादी बिल्कुल नहीं मानती। मेरे लिए स्त्री विमर्श, मैं कह रही थी कि कभी हम लोग ग्रामीण स्त्री विमर्श पे कभी बात नहीं करते। हमारे लिए स्त्री विमर्श मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्त्री विमर्श या एक खास वर्ग की महिलाओं का स्त्री विमर्श होता है। ग्रामीण महिला विमर्श कभी किसी ने नहीं सुना, तब कि हमारी चेतना गांव से आई है। बात मैं अपने से ही शुरू करती हूँ, क्योंकि जिस तरह की स्त्री विमर्श की जो परिभाषा है वो मेरे लिए बिल्कुल अहम नहीं है। मेरे लिए अहम है मेरी पड़नानी, मेरी नानी और मेरी माँ, क्योंकि मेरे लिए वहीं से चेतना आई है। और मेरा जन्म तब हुआ तो लड़की का जन्म नहीं चाहिए था, तो मैं 40 दिन की थी और मेरी माँ मेरी नानी के घर लेके आई और मेरी नानी ने कहा कि जहाँ लड़की का सम्मान नहीं, मैं वहाँ उसे नहीं भेजूंगी। और मुझे कभी पिता के घर नहीं भेजा गया क्योंकि मेरा वहाँ सम्मान नहीं था। तो ये मेरी चेतना, उस परिवार में मेरी परवरिश हुई है। मेरी परनानी ने हमारे घर के पीछे का खाली हिस्सा पहले स्कूल को दिया, जो कि प्राथमिक विद्यालय है जहाँ से मैं पढ़ी लिखी। मेरी परनानी 25 साल की उम्र में विधवा हो गई। नानी के साथ भी उसी तरह का हादसा हुआ। 300-400 बीघे जमीन बटाई पे देती थी, उगाही पे देती थी और पूरे सम्मान के साथ रहती थी। और मेरी माँ 5वीं क्लास पास थी तब वापस आई, और पहला कारण मैं रही, फिर दहेज रहा, बहुत सारे कारण रहे। फिलहाल वापस आई और उन्होंने कहा कि मैं आर्थिक रूप से किसी के ऊपर बोझ नहीं बनूंगी, ना नानी के ऊपर ना मामा के ऊपर। मेरा गांव है नसफगढ़ के पास। नसफगढ़ में पहला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जो कि एम्स का ट्रेनिंग सेंटर होता था, सफदरजंग हॉस्पिटल का। मेरे गांव से 10 किलोमीटर दूर है। बस कभी आती थी कभी नहीं, उसके टाइमिंग्स होते थे सुबह 7 बजे, 9 बजे, 12 बजे। और मेरी माँ ने, जिसको मैं बिप्पी कहती हूँ, एक लेडीज साइकिल खरीदी। ये 60 के दशक की मैं बात कर रही हूँ आपसे। और वहाँ पर उन्हें कहा मुझे, मैं 5वीं क्लास पास हूँ, कुछ नहीं कर सकती, एक आया का काम कर सकती हूँ। उन्होंने आया के काम से अपना जीवन शुरू किया स्वास्थ्य केंद्र में। वहाँ पे तब काम करती थी एक डॉक्टर होती थी, डॉक्टर बैनर्जी। वो उनकी ईमानदारी से और उनकी काम बहुत मन से करती थी कि तुम नर्स का कोर्स कर लो। उन्होंने नर्स का कोर्स किया आया होते हुए। जो भी होता था उस वक्त इतना मुश्किल भी नहीं होती थी चीज़ें, क्योंकि डिमांड सप्लाई वाली बात है। नर्स होके वो आर्मी अस्पताल कैंटोनमेंट एरिया में गई। वहाँ पे उनको बहुत अच्छे स्टाफ मिले। मैं मानती हूँ कि अगर आप ईमानदार रहें, आप कर्मठ रहें और आप कुछ करना चाहें, बहुत से हाथ आगे बढ़ते हैं आपको मदद के लिए। आज भी मेरा मान्यता में विश्वास है
और वहाँ पर एक डॉक्टर ने उनसे कहा कि तुम डॉक्टर क्यों नहीं बन जाती? वो तो नहीं बन सकती थी क्योंकि अंग्रेजी नहीं आती थी। तो उन्होंने कहा नहीं, रोहतक में अस्तलगोर में आयुर्वेद विद्यालय है, तो आयुर्वेद कोर्स करो। उन्होंने आयुर्वेद का कोर्स किया 5 साल का। 3 साल के बाद उनको अलाउड होता था कि आप नर्सिंग होम करें। रोहतक में उन्होंने पहला नर्सिंग होम, अपना एक छोटी सी दुकान जिसको नर्सिंग होम कहती थी, चित्रा नर्सिंग होम, और उसके लगभग 7 साल के बाद नजफगढ़ में जिस स्वास्थ्य केंद्र में वो आया बनी थी, उसके सामने उन्होंने चित्रा नर्सिंग होम आयुर्वेद विद्यालय बनाया। मेरे लिए ये इस तरह की भाषा है और मेरे लिए ये ग्रामीण चेतना है। मैं यहीं से अपनी बात समाप्त करती हूँ। जब हम स्त्री विमर्श की बात करते हैं, स्त्री सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो बहुत सारी बातें हम लोग के सामने आती हैं कि अच्छा ऐसा होना चाहिए, स्त्री के लिए वैसा होना चाहिए। मैं वंदना जी से पूछूंगी कि ये जो एक तो होती है परंपराएं, ये परंपराएं कब जाके कुरीतियों में बदल जाती हैं, और वो कुरीतियाँ किस प्रकार से समाज के माध्यम से स्त्री पर आरोपित हो जाती हैं, और स्त्री कैसे उनसे बाहर निकले, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए सोनाली जी, पहले तो आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है कि कुरीतियों से बाहर निकलना तो बहुत ज़रूरी है। पर जैसा चित्रा जी ने कहा कि हम जो स्त्री विमर्श है, जब भी हम इसके विषय पर बात करते हैं तो सबसे पहले हम 2 चीज़ों से बात करते हैं। तो हम इतिहास की तरफ चले जाते हैं कि हमारा इतिहास बहुत गौरवशाली था। दूसरे कई लोग भय खाने लगते हैं कि अगर स्त्री बोलने लगी तो पता नहीं क्या होगा, वो कहाँ चली जाएगी, परिवार व्यवस्था का क्या होगा। तो मेरे एक तो दोनों ही आशंकाएं निर्मूल हैं। अगर हमारा इतिहास गौरवशाली है, फिर भी बीच में जो रहा कि जिसकी वजह से कुरीतियाँ आई, जिसकी वजह से पर्दा आया, जिसकी वजह से शोषण आया, जिसकी वजह से हिंसा आई औरतों के प्रति, वो सारी भी चीज़ें इतिहास में हैं। हम इतिहास देखते समय ये नहीं कह सकते कि वो जो गौरवशाली इतिहास था वो हमारा था और जो बीच में ये आ गया ये हमारा इतिहास नहीं। हम समग्र रूप से आज हम जहाँ पे खड़े हैं वो पूरा समग्र इतिहास हम देखते हैं कि उस पूरा समग्र इतिहास है, उसमें अच्छा भी है बुरा भी है, लेकिन आज हम जिस पोजीशन पे खड़े हैं उस पोजीशन के आधार पे हमें आगे का तय करना है। जो डरते हैं वो भी गलत करते हैं कि आगे क्या हो जाएगा, ये भय भी निर्मूल है। क्योंकि हम जहाँ से आज आए हैं, आज स्त्री सशक्त हुई है और चित्रा जी खुद ही कह रही है कि ग्रामीण चेतना में भी स्त्री सशक्त हुई है, इतनी आगे बढ़ी है, तो ऐसा भय करना बेकार है। दूसरी बात यह है कि कुरीतियाँ जो स्त्री के जीवन में आई हैं वो शिक्षा से जाएंगी। हम लोग ने अपने परिवार में बहुत सारी कुरीतियाँ देखी, जब ससुराल गए तो वहाँ पे बहुत सारी कुरीतियाँ थीं, जिनको चूँकि सास हैं, बड़ी हैं, उन्होंने कहा कि ये कुरीतियाँ फॉलो करनी है। अब उनको एक दिन में हम नहीं सुधार सकते। हम ये नहीं कह सकते कि आप एक दिन में समझ जाओ। जब हमें समाज को सुधारना होता है तो एक दिन में नहीं होता, क्योंकि वो हम लाठी लेकर के नहीं सुधार सकते समाज को। तो धीरे धीरे बताना पड़ता है। धीरे हमको शिक्षा मिल गई, हमें पता है, उनको नहीं मिली। तो ये जो संघर्ष है ये धीरे धीरे करने वाली चीज़ है। धीरे पहले उनकी बात मानी, उनको फॉलो किया कि ठीक है, आपको पसंद है, आपको खुशी है, हमको परिवार में लेके चलना है, तो हमने उसको फॉलो किया, उस चीज़ को ना चाहते हुए ये, लेकिन अंदर से था कि इस चीज़ को हमें रोकना है, इसको बदलना है। तो फिर धीरे धीरे करके उनको समझाया, समझाने से वो कुरीति गई। और आज बहुत सारी कुरीतियाँ, मतलब मेरे अपने परिवार में बहुत सारी कुरीतियाँ जो मानी जाती थी, बहुत सारा अंधविश्वास माना जाता था, सब दूर हो गया। तो धीरे धीरे होता है, क्योंकि अगर जो लड़की अगर आज कहेगी, जैसे बहुत सी लड़कियाँ कहती हैं कि एक दिन में ठीक हो जाने वाली भी चीज़ नहीं होती, कई चीज़ें धीरे धीरे ही असर करती हैं। हमारे बीच काव्या है, मैं उनसे भी एक प्रश्न पूछूंगी। आप कविता लिखती हैं, मुझे बहुत अच्छी लगी आपका गीत। आपने लिखा था मम्मी का? अच्छा, ज्योत्सना जी का? हम लोग जैसे मैं ट्रांसलेशन की और थोड़ा सा ट्रांसलेशन के माध्यम से मैंने थोड़ा सा इतिहास के में घुसने की कोशिश की। अभी मैं भारतीय स्त्रियों की पूरी श्रृंखला पर काम कर रही हूँ कि कौन सी युग में किस किस स्त्री ने क्या क्या काम किया। और ऐसे ही मेरा एक स्त्री चरित्र से परिचय हुआ, सुलभा, ऋषि सुलभा थी वो, सन्यासिनी सुलभा। उन्होंने जनक के ये महाभारत के मोक्ष पर्व में ये उल्लेख है चित्रवन
कि वो जब भीष्म थे, उनको भीष्म से जब युधिष्ठिर जाते हैं पूछने मोक्ष के बारे में, तो वो राजा जनक और सुलभा के बीच में हुए शास्त्रार्थ के बारे में उन्हें बताते हैं। सुलभा एक सन्यासिनी थी और उन्होंने विवाह नहीं किया था, जो उसी पर्व में आगे जाकर वो बोलते हैं कि मैंने इसलिए विवाह नहीं किया था क्योंकि मुझे अपने योग्य कोई मिला नहीं, और मैं अपने से जो बौद्धिक स्तर में मुझसे जो नीचे स्तर पर है, मैं उससे विवाह नहीं कर सकती। और जब जनक ने उनसे बहुत बातें की, वो सूक्ष्म रूप रखकर वो योग की शक्ति से उनके मस्तिष्क में प्रवेश कर गई थी और बाकी सारा शास्त्रार्थ वहीं पर हुआ था। जनक ने उनसे बोला कि आप स्त्री होकर ऐसे कैसे बातें कर सकती हैं? तो सुलभा ने उनको बोला कि आप स्त्री और पुरुष स्व जब हम आत्मा की बात करते हैं तो उसमें स्त्री और पुरुष नहीं होता। तो काफ़ी आप नई पीढ़ी की है, मतलब कई सारी बातें मुझे भी नहीं पता, मुझे तो 0% भी नहीं बातें पता है। एक नई पीढ़ी आती है, वो अपने माइंड में ये सारी बातें रखकर आती है कि भारतीय स्त्री तो थी ही पिछड़ी और भारतीय स्त्री को कोई अधिकार नहीं था। लेकिन इसके विपरीत हम पाते हैं कि भारतीय स्त्री को ही अधिकतर अधिकार थे। बाद में कुरीतियों के माध्यम से जो भी अधिकार प्रयोग हो गए, ज्ञान परंपरा एक थी, वो स्त्रियों की ज्ञान परंपरा अलग थी। तो आपके माध्यम से ऐसा क्या होना चाहिए कि नई पीढ़ी की लड़की, जो नई पीढ़ी में जो लड़कियां लिख रही हैं, वो अपनी समृद्ध ज्ञान परंपरा पर थोड़ा सा ध्यान दें, या फिर वो किस तरीके से जान सकती हैं, ये आप थोड़ा सा हम लोगों को बताएं। शुक्रिया। आपने बात करी विवाह की, आपने बात करी स्वतंत्र निर्णय की। निर्णय अगर आप ले रहे हैं, अगर आप अपने लिए एक डिसीजन मेकिंग, अपने आप को एक इंटरनल वो दे रहे हैं कि आप खुद अपने आप को निर्णय लेने के लिए मजबूर कर दें और कोई और आपको बोले कि आप अपने लिए निर्णय ले सकते हैं, उसमें बहुत अंतर है। अभी मुझे लगता है कि हम लोग जिस चीज़ से लड़ना चाह रहे हैं वो ये है कि हमें निर्णय लेना है, ये भी हमें मत बताओ, हम निर्णय ले सकते हैं और अंदर से आने दो ना उस चीज़ को। तो मैं मानूंगी कि भारतीय स्त्री हमेशा से बोलती आई है, उनके पास हमेशा से वाचक काफ़ी रही है, बातें उनके पास बहुत सारी रही हैं बोलने के लिए। और ऐसा सिर्फ भारतीय स्त्री के लिए नहीं है, ऐसा वर्ल्ड ओवर अगर देखा जाए तो सब लोग ऐसा नहीं कि वो साइलेंट रहती हैं। अगर हम वर्ल्ड में भी, हिस्ट्री में भी जाएं तो कोई भी स्त्री कभी साइलेंट नहीं रही है, उसे रखा गया है। तो बातें बहुत सारी हैं करने को। आज भी जो लोग आगे बढ़ के बात कर रहे हैं या अपने निर्णय लेने की बात कर रहे हैं, मैं ये समझती हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट है ये समझना कि आप कितना निर्णय खुद से ले पा रहे हैं और कितना निर्णय आप किसी दबाव के अंदर आके ले रहे हैं। मैं बस यहीं पे बात अपनी खत्म करूँगी। शुक्रिया काव्या। अब अगला सवाल मैं फिर जैसे मैम से पूछूं। रोमी दी, हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ते हैं, मतलब मैं खास तौर पे अपने भारतीय स्त्री विमर्श पर ही मैं बात करना चाहती हूँ, क्योंकि विदेशी स्त्री विमर्श हम लोग अपने कोर्स में बहुत पढ़ते हैं। चाहे हम हिंदी साहित्य पढ़ें, इंग्लिश साहित्य पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, हमारे पास जो विमर्श आता है वो एक दूसरे नज़रिए से आता है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब हम लोग, हमारे जो योद्धा स्त्रियाँ रही हैं और बहुत सारे और भी नायिका, जैसे कश्मीर की एक रानी रही है कोटा रानी, जब मैंने उनकी कहानी पढ़ी, क्योंकि मुझे किसी ने एक आर्टिकल दिया था अनुवाद करने के लिए, अनुवादक होने का थोड़ा सा एक फ़ायदा हो जाता है। अनुवादक होने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपके पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ होता है, और जब आप पढ़ते हैं तो जब हम लोग अनुवाद करते हैं तो अनुवाद करने के केवल वर्ड टू वर्ड ही नहीं, थोड़ा सा उसमें घुस कर मुझे अनुवाद करना मज़ा आता है। जब कोटा रानी के संबंध में एक लेख आया, मैंने सबसे पूछा था, कोटा रानी के संबंध में एक लेख आया तो मैं हैरान रह गई कि कोटा रानी ने मतलब बुद्धि थी, वीरता थी, और ऐसी स्त्री मिलना मुझे नहीं लगता कि 1000 साल में कोई भी स्त्री कोटा रानी के कंपैरिजन में या तुलना में आप उनको रख सकते हैं।
अद्भुत थी उनकी कहानी। आप अगर नेट पर सर्च करें तो बहुत मिलेगा, लेकिन फिर भी उतना नहीं मिलेगा। मेरा आपसे एक बात प्रश्न ये है कि क्या समाज ने या इतिहासकारों ने जानबूझकर हमें दबाए रखने के लिए हमारे हमारी नायिकाओं को हमसे छुपा कर रखा, या फिर उनको बताया नहीं? या तो ऐसा लगा कि अगर हम लोग कोटा रानी या केवल हम लोग को झांसी की रानी की ही बात एक आती है बहुत ज़्यादा सामने, क्योंकि शायद या तो उनका इतिहास नहीं दबा सके। और पिछले दिनों मुझे एक बहुत अच्छी मैंने पुस्तक पढ़ी, उसके माध्यम से मुझे पता चला कि एक रानी कवयित्री नाम का भी एक समूह एक वो होता था। उसमें राजपूतानी जो रानियाँ होती थी वो कवयित्रियाँ वो होती थी, और उन्होंने क्या कविताएं लिखी। मेरा एक आशय ये है कि क्या जानबूझकर हमें हमारी स्त्री की एक समृद्ध धरोहर से क्या हमको जानबूझकर इतिहासकारों ने वंचित रखा, या हमको वाकई में दबाए रखने के लिए किया? मतलब कभी कभी मुझे समझ नहीं आता है। अभी जितना मैं पढ़ती, रानी कवयित्री वाला जब मैंने पढ़ा, ऐसे हमारे उन्नाव में खगनिया थी, खगनिया तेली जाति की थी, और उनको उन्नाव जिले की प्रथम कवयित्री माना जाता है। वो पहेलियों में बहुत अच्छी कविताएं लिखती थी। मुझे नहीं पता था, तो मैं एक लेख लिखने के लिए कुछ सर्च कर रही थी, तो मुझे सर्च करते करते वो खोज मिली। तब से मैं थोड़ी पैशनेट हो गई हूँ। मुझे लगता है कि हमारे स्त्रियों ने बहुत काम किया है। मुझे थोड़ा थोड़ा करके अगर शायद मैं कुछ भी मैं बहुत अपने मन से भी चाहती हूँ कि मुझे कोई ये सवाल दे, कोई इस प्रश्न का उत्तर कहीं से मिले कि हमें जानबूझकर हमारी धरोहर से वंचित क्यों किया गया। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इस प्रश्न के 2-3 पहलू हैं। पहली बात, लड़ाई यहाँ स्त्री की इतिहास से नहीं है, इतिहासकारों से नहीं है। हमने सत्ता, बहुत सारे सामाजिक परिवेश हुए, वैदिक रीति के बाद जब हम देखते हैं लगातार मुगल पीरियड तक आते आते, तो पुरुष सत्ता हावी होती चली जा रही है। हमारी लड़ाई पितृसत्तात्मक सोच के खिलाफ है, किसी पुरुष के खिलाफ नहीं है। तो इसका ये कहीं नहीं है कि हमें जानबूझ दबाया गया, इतिहासकारों ने नहीं, हमको जानबूझ के विभिन्न वजहों से, विभिन्न सामाजिक कारणों से स्त्री को ही दबाया गया। रात में विवाह करके सूरज चांद निकलने के पहले विदा कर दो, कोई देखना नहीं, डोली उसकी चली जाए। कन्यादान, भाई क्यों कन्यादान करें? आपने अपने बेटा दान तो नहीं किया कभी? कन्यादान करने के बाद हम उसके घर में खाएंगे नहीं, हम नहीं खाएंगे तो दुश्मन हो गई क्या मेरी? खाते तो पानी तो दुश्मन के घर नहीं पीते हैं, बेटी को भी दुश्मन मान लिया गया, हम बेटी के घर का पानी नहीं पिएंगे। चीजें उलझती चली गई, और हमारी अशिक्षा और हमारी आगे बढ़ने की चाहत कम होने की वजह से चीजें इतनी विकराल हो गई हैं कि आज औरत को लड़ना पड़ रहा है अपनी सोच के। लेकिन घटा घोर अंधेरा कभी नहीं रहा। बीच बीच में जैसे आपने खगनिया की बात कही, रोशनी आई। वो बिना पढ़ी लिखी औरत थी, पहली कवित्री जनपद की मानी जाती है, बल्कि हिंदी भाषा में मैंने उसके बारे में पढ़ा है। उसने जो पहेलियां जो लिखा है उसकी रोशनी आई। हम लोग बात करते हैं आज के आधुनिक दौर में भी, या तो हम सीता की बात कर देते हैं या हम बिल्कुल आधुनिक की बात कर देते हैं। हम अपने मध्य वर्गीय, अपने बगल की औरत की बात नहीं करते हैं, हम अपनी पत्नी की बात नहीं करते हैं, अपनी बेटी की बात नहीं करते हैं, अपनी बहन की बात नहीं करते हैं। हमें अपने घर में खुद ही लड़ाई करनी पड़ेगी। हमारा बेटा औरत को औरत न समझे, माँ देवी नहीं है, माँ एक इंसान है। त्याग हमें बिल्कुल माँ से नहीं करवाना। माँ हंसे जैसा बाप हंसता है, माँ को देवी बनाएगी, वो गीले में सोएगी, सूखे में सुलाएगी, वो भूखी रहेगी, रोटी खिलाएगी, क्यों भूखी रहेगी, क्यों रोटी खिलाएगी? वो आप वो भी इंसान है, उसको भूख लगेगी, उसको ठंड लगेगी, उसे गुस्सा आएगा, उसे हंसी आएगी, उसे प्यार आएगा। ये इंसान बने रहने की देवी रूप देके हमसे आजादी हमारा छीना गया है। हम क्यों देवी बने? हमें नहीं देवी बनना। हमें लोग अच्छे भी लगते हैं, हम लोग बुरे भी लगते हैं, हमारे पास वैसी भावनाएं जिस किसी के पास है। तो ये शर्त से आज की हर औरत को, हर पढ़ी लिखी लड़की को, हर एक को मुक्त होना पड़ेगा। हमें देवी पद नहीं चाहिए, हमें इंसान बना रहने दो।
हमारे पास सब कुछ वैसा ही है जो किसी के पास है, और हम अपने बेटे को ये संस्कार देना है, बेटे को, अपने भाइयों को, किसी भी औरत को औरत मत समझो। तुम्हारी जैसी हाड़ मांस की एक पुतली है, थोड़ी सी संरचना अलग है देह की, बाकी दिमाग वैसे ही है, सब कुछ वैसे ही है। हमें बेटों को ये, और आप भी, मैं सारी बहनों से, सारी बेटियों से, सारी सखियों से, सबसे अनुरोध करती है, ये लालच छोड़ दो। ये हमें देवी बनना है, खुल के हंसो, खुल के गुस्सा करो, सजना है सजो अपने लिए, नहीं सजना है मत सजो अपने लिए, अपने निर्णय लो, छोटे छोटे निर्णय लो। मेरा मूड खराब है, मैं नहीं कंघी करूंगी, मैं इसलिए कंघी नहीं करूंगी कि ब्लाउज बनाने वाला शाम को मैं तैयार होकर बैठूं, मैं नहीं बैठूंगी तैयार होकर। छोटे से निर्णय लिए, मैं खुश होकर तैयार हो जाऊंगी। मुझे नहीं दिखाना कि मैं सच के नहीं आऊंगी आपके सामने, क्योंकि आप कभी सच मेरे लिए नहीं आते। छोटी छोटी बातें अगर हम लोग आज देवी पद का मोह छोड़ के जीवन जीते रहने की बात कर ले, तो शायद पूरी औरत जाति का सबका उद्धार हो। शुक्रिया मैम ने बहुत ज़्यादा उत्साह मेरे अंदर भर दिया है, और ज़्यादा उत्साह से प्रश्न पूछ सकती हूँ बिना किसी से। उसमें दबाया गया तो उसकी वजह क्या थी? स्त्रियों की जो चीज़ें सोच सामने नहीं आ पाई, किसी न किसी तरह से उसको दबाया गया, उसकी वजह क्या थी? इसमें आप लोगों में से जो भी उसको सही बता सके। ऐतिहासिक जो निर्णय, ऐतिहासिक जो कारण रहे वो रहे कि सुदूर जो संस्कृति के जो लोग आए जिन्होंने हम पर आक्रमण किया, बहुत उससे पहले तो शायद हमको लगता है कि तुर्क और मुगलों के आने से पहले तो और उसके बाद अंग्रेज़ों के भी आने तक हम लोग काफ़ी स्वतंत्र थे। अभी पिछले दिनों मैंने एक पुस्तक है, उसका अनुवाद किया झारखंड के आदिवासियों के, आदिवासी तो मैं शब्द प्रयोग नहीं करती, वनवासियों के ऊपर वो पूरी पुस्तक थी, उनकी संस्कृति के ऊपर। तो वनवासी संस्कृति में भी और हम लोग की संस्कृति में भी जहाँ तक हम लोग वस्त्र वगैरह देखेंगे तो हम लोग एक उन्मुक्त संस्कृति के थे। वो लोग जहाँ से आए, शायद वो अपनी पत्नियाँ, जो सैनिक आए वो अपनी पत्नियाँ नहीं लेकर आए, शायद लेकर आ भी नहीं सकते थे। जब उन्होंने यहाँ पर वो संस्कृति देखी होगी, तो स्त्री की देह आज भी सबसे बड़ा हथियार है किसी भी युद्ध में, और उस समय तो और भी बड़ा हथियार रहा होगा। स्त्रियों को आप इतिहास पढ़िए तो इतिहास में सब है, और ये हर जीतने वाला व्यक्ति करता था कि वो स्त्रियों को, हारी हुई स्त्रियों को, हारे हुए पुरुषों की स्त्रियों को अपना गुलाम बनाता था। तो शायद इसी वजह से स्त्रियों को पर्दे में रखने की प्रथा आरंभ हुई, उनकी शिक्षा छूटी, लेकिन एक विकास का दौर जारी रहा। जब हम लोग सुधार की बात करते हैं, मैं इसे सुधार नहीं कहती हूँ, मैं इसे विकास कहती हूँ, इवोल्यूशन। हम लोग इवोल्यूशन के उससे गुजरे। सुधार तो ये समाज सुधार को तो मैं बहुत ज़्यादा, समाज सुधार शब्द ऐसा है जिसको मैं थोड़ा सा उससे सहमत नहीं होती हूँ। हम सभी निरंतर विकास की प्रक्रिया में हैं। हमारे बीच कुरीतियाँ आई, हम उन कुरीतियों के माध्यम से हमने उन्हें छोड़ा, उसके बाद हम दोबारा से विकसित हुए। हमारे बीच कुरीतियाँ क्यों आई, इनका सबका प्रश्न, सबके उत्तर इतिहास में है। उन कुरीतियों से हमको विकसित होना है, सुधरना नहीं है। हम कहें हम स्त्री कभी बिगड़ी नहीं थी जो स्त्री सुधरे, स्त्री कभी कैद नहीं थी जो स्त्री मुक्त हो। मुक्त समाज को होना है, समाज को उसके प्रति एक नजरिया बदलना है। स्त्री हमेशा से मुक्त थी, स्त्री हमेशा से स्वतंत्र थी, स्त्री हमेशा से विकसित थी। ये समाज है जिसे सुधरना है, स्त्री अपने विकास की प्रक्रिया में है। ये इतना मुझे कहना है। उमा जी, मुझे लगता है आपके प्रश्न का ये है, हम लोग स्वतंत्र थे, बात सच है। सबसे बड़ा बंधन स्त्री का शायद प्रेम है। हम लोग प्रेम में पड़ने के साथ साथ अपने ऊपर बहुत सारे ताले लगा लेते हैं खुद। हमने खुद को बनने दिया संपत्ति। हमने क्यों नहीं विद्रोह किया, हम संपत्ति। जब कोई पुरुष हमसे कहता, हमारे शायद नानी के जमाने में बात रही होगी, जब उसने अपने आप पर अपना पूरा वर्चस्व, अपने ऊपर हक दिया होगा अपने पुरुष को, उसके साथ ही चीजें होती चली जाने का हमारा प्रेम हमारा बंधन है। और मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि प्रेम मत करिए,
प्रेम मुक्ति भी करता है, प्रेम बंधन देता है, प्रेम मुक्त करता है। आप बंधन मत स्वीकारें, प्रेम करें और मुक्ति की बात करें। जब आपने बात करी कि बीच में जो दबाया गया है स्त्री को, उस पर मैं एक बस बात कहना चाहूँगी कि जब पूरे देश को दबाया जा रहा है, उस टाइम पे अगर दो मर्दों के बीच कभी भी फाइट होएगी तो हमेशा स्त्री एक प्रॉपर्टी के हिसाब से उनके बीच बढ़ती आएगी। एंड ये हिस्ट्री का पैटर्न कह लीजिए या क्या बोलेंगे, मानसिक प्रॉब्लम कह लीजिए मर्दों की, या कुछ ये कह लीजिए कि इस तरह से हम लोग होते आए हैं कि स्त्री को दबाना मर्द को उठाने के बराबर। तो जहाँ कोई एक पूरा देश दब रहा है, वहाँ पे जो उसका जो ऑलरेडी दबे हुए हैं, मैं थोड़ा सा डिफर करती हूँ इस पॉइंट पे कि हम लोग हमेशा से आज़ाद रहे हैं, हमेशा से हमारे पास ज़बान रही है, हमेशा से हम लोग बोलते आए हैं, लेकिन हमेशा से ये भी रहा है कि हम क्या कितना कब बोल सकते हैं, उस पर थोड़ा तो मतलब हक ज़्यादा इधर रहा है। हाँ, तो वो स्तर जो है, वो स्तर एक इनविजिबल स्टेप जो ऊपर है, वो हमेशा से रहा है और वो आज भी है। जी बिल्कुल, वही मेरा जो शुरुआत का भी बात थी, वो यही थी कि अगर आप निर्णय किसी के दबाव के अंदर ले रहे हैं या आप निर्णय अपने आप से ले रहे हैं, उसमें बहुत अंतर है। एंड वही हम लोग आज अगर कहें कि इतना टाइम बीत गया है, इतने साल बीत गए हैं, वर्ल्ड वाइड या इंडिया की बात भी करें, तो सिर्फ इतना ही है कि अपनी जो शुरुआत से बात हो रही है, इस पूरे गांधी की भी जब बात हो रही थी, तो अपने बारे में जब आप बात कर सकें और अपनी आत्मा के बारे में जब बात कर सकें, तो आप अपने आप को बोलिए कि बोल के लब आज़ाद है तेरे, बोल की ज़बां अब तक तेरी है। बहुत अच्छा, बोल की लब आज़ाद। हम कभी भी किसी एक बात को लेकर नहीं चल सकते हैं। अगर स्त्री की बात होगी तो पुरुष होगा ही वहाँ, पुरुष की बात होगी वहाँ स्त्री होगी। हमारी जो बात है, और मुक्ति एक ऐसी कल्पना है, एक ऐसा शब्द है जो औरत के साथ अब तो कम से कम इस्तेमाल हो रहा बन रहा है। हम सब मुक्त हैं, हमने चीजें अपने, हम सब मुक्त हैं। बंधन कहाँ है? हम किस जंगल में रहते हैं क्या? हमने अपने ऊपर अपनी पूरी सुनवाई है। और हम जब बात करते हैं तो ये जागरूकता करते हैं कि हम अपने थोपे में स्वयं विचार करें कि हम कहाँ हैं। हमें किसी ने बंधन नहीं बनाया है। आपका परिवार है, मेरा परिवार है, जितना जी का परिवार है, हम सब परिवार वाले हैं और हम परिवार में रह के आए हैं। कामायनी जी एक प्रश्न करेंगी। एक प्रश्न कामायनी की तरफ से। चित्रा जी एक प्रश्न का आप जवाब दीजिए।
नहीं, जवाब तो यही है कि इन्होंने कहा कि स्त्री विमर्श क्यों, पुरुष विमर्श क्यों नहीं, तो मैं कहूँगी मानव विमर्श क्यों नहीं। बहुत सीधी सी बात है, मानव विमर्श की बात करते हैं, ये स्त्री पुरुष का बहुत हो चुका। जी मैं यहाँ पर नमस्कार मेरा सभी को यहाँ पर, मैं डॉक्टर कामायनी शर्मा। मैं यहाँ पर कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहती हूँ, यहाँ पे एक अपना अनुभव बताना चाहती हूँ। मैं वैसे केमिस्ट्री से MSc हूँ और मुझे केवल बहुत रुचि थी हिंदी साहित्य में, क्योंकि मेरे पिताजी प्रोफेसर विश्वम्भर अरुण वरिष्ठ आलोचक थे, तो उनके सानिध्य के कारण मैंने हिंदी में MA करने का निर्णय किया। तो जब मैं पढ़ रही थी तो वो मेरी शादी चूंकि हो चुकी थी और मेरी उस समय छोटी बेटी भी थी, वो सब मात्र 2 साल की थी। तो वो मुझे घनानंद पढ़ा रहे थे और उसी में उन्होंने मुझे उल्लेख अलंकार का एक उदाहरण दिया। वो उदाहरण था, ये मेरी गोदी की शोभा सुख सुहाग की है लाली, शाही शान भिखारिन की है मनोकामना मतवाली। अब चूंकि उन्होंने कहा कि जब एक ही बात को हम बहुत सारे उदाहरण के साथ में देते हैं तो वहाँ पर उल्लेख अलंकार होता है। तो मुझे वो बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि मैं उस समय एक बेटी की माँ भी थी। तो मैंने तुरंत कहा, मैंने नोट किया और मैंने कहा किसने लिखी है? उन्होंने कहा ये सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। मैं थोड़ी चौंक गई। मुझे ये लगा कि हम तो उनको वीर ऐसी कवियत्री के नाम से जानते हैं, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो उन्होंने कहा कि हाँ बेटा, वो उनके व्यक्तित्व का एक आयाम था, उसके अलावा उन्होंने बहुत सी ऐसी कविताएं लिखी हैं जो आध्यात्म से भी जुड़ी हैं, पति प्रेम से भी जुड़ी हैं, दाम्पत्य की भी हैं और बच्चों के लिए भी हैं। तो कुछ नहीं, मैंने उसमें बाद में MA करने के बाद में कहीं मेरे मन में था, तो फिर जब PhD का ख्याल आया तो उन्होंने कहा कि किस विषय पे करोगे? तो मैंने कहा सुभद्रा कुमारी चौहान के लिए मेरे मन में आता है। तो उन्होंने ठीक है। तो खैर फिर उनकी डेथ हो गई, लेकिन फिर मैंने अपनी ही कोशिश से, अपने ही प्रयास से काम किया और मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ जब मैंने उनके ऊपर शोध किया कि कितनी बड़ी स्त्री विमर्श की वो रचनाकार थी, कहाँ से वो उठी थी, कहाँ पर वो पहुंची। वो प्रथम सत्याग्रही थी और ऐसे परिवार में जन्मी थी जहाँ उनकी माँ धीराज कुंवर, जिनके लिए कहा जाता था कि वो एक बार जब घर में गई तो वहाँ से ये था कि वहाँ पे परंपरा थी कि आपके ऊपर बढ़कर ही बाहर निकलना है। तो ऐसे घर में वो जन्मी थी। वहाँ पर जब उनके साथ में जो पढ़ाई लिखाई थी वो थी नहीं, घर में ही उनके भाई कुछ बता देते तो वो उससे सीख लेती थी। तो उन्हीं के घर में घटना हुई कि उनकी बड़ी बहन जो चाचा की बेटी थी वो विधवा हो गई और वो घर पे छोटे बेटे को लेकर आई। तो घर में ये हुई चिंता कि अब इसका जीवन कैसे यापन होगा। तो इसलिए फिर व्यवस्था की गई कि इनको पढ़ने भेजा जाए, सब लड़की लड़कियों को। तभी 4 लड़कियां पर्देदार तांगे में बैठकर पढ़ने जाती थी क्रासवेद कॉलेज स्कूल इलाहाबाद का। फिर वहीं पर उनकी व्यवस्था हुई कि वहीं पे रहा जाए। वहीं पर उनकी महादेवी जी से भेंट हुई। वो 7th क्लास में थी, महादेवी जी 8th में थी। महादेवी जी छुप छुप कर कविताएं करती थी, तो सुभद्रा कुमारी चौहान ही थी जिन्होंने इसका उद्घोषण किया कि ये कविताएं करती है अपनी मैथिली किताबों में। तो देखा जाए तो इतनी बड़ी कवियत्री को सामने लाने का श्रेय किसको जाता है? श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान। उसके बाद जब वो 10th में आई तो उन्होंने सीनेट हॉल में भाषण दिया। उस भाषण को सुनकर वहाँ की एक टीचर ने कहा कि ये लड़की बहुत आगे जाएगी। अब चूंकि वो ऐसे घर की थी तो उनके भाई ने कहा कि मेरी बहन को मैं ऐसी शादी नहीं कर सकता कि जहाँ पर इसका जो जितना भी उसका रूप है वो सब दबके रह जाए। तो उन्होंने उनकी शादी के लिए लक्ष्मण सिंह जी को देखा। वो भी क्रांतिकारी थे। तो दोनों पति पत्नी फिर क्रांतिकारी बने और इसके बाद में आप सभी जानते हैं क्या क्या हुआ। और जो उनके पति थे वो कदम कदम पर उनके सहायक हुए, कभी भी उन्होंने उनका पथ नहीं रोका। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस पे आप समझ सकते हैं कि स्त्री भी जो सहायता करती है तो पुरुष भी करते हैं। उनके भाई ने भी साथ दिया, उनके पति ने भी साथ दिया। बस इतना मैं कहना चाहूँगी। धन्यवाद।